नमस्कार। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, ये कहानी है अनुराग की। अनुराग जो कि एक ऐसा लड़का था जिसे कभी भी भगवान में कोई विश्वास नहीं था, लेकिन उसे कुछ वक्त पहले तक शैतान में भी कोई विश्वास नहीं था। लेकिन उसकी जिंदगी ने इस तरह से करवट ली कि उसका विश्वास भगवान को छोड़कर शैतान में ऐसा बना, उसका मन उस चीज से ऐसा जुड़ा कि उसकी पूरी जिंदगी उलट पलट हो गई। ऐसा क्या हुआ और किस वजह से उसका विश्वास शैतान की तरफ गया, आइए जानते हैं आज की इस कहानी में। अनुराग की जिंदगी में हर चीज शुरू से ही बिलो एवरेज ही रही थी। इसके वजह से अनुराग को हर किसी की बहुत सारी बातें सुननी पड़ती थी। कई बार इन बातों, इन तानों के अलावा कई सारे उपाय भी सुनने को मिल जाया करते थे। अनुराग भी उनमें से कुछ चीजें सुनता और मानता भी था, करता भी था, लेकिन उन चीजों का कभी कोई फायदा नहीं हुआ। अनुराग इन चीजों के वजह से काफी परेशान हो चुका था। उसे अब अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना था। वो छोटी छोटी चीजें करते करते और हर छोटी छोटी चीजों के लिए, पाने के लिए इतनी जद्दोजहद करते करते अब खुद से और खुद की जिंदगी से काफी परेशान हो चुका था। उसके दिमाग में हर वक्त यही चीजें चलती थी कि वो क्या करे, कोई लॉटरी खेले, सट्टा खेले या ऐसा क्या कर दे जिसके वजह से उसकी जिंदगी में अचानक से सारी खुशियां आ जाए। सारी खुशियां मतलब बहुत सारे पैसे, क्योंकि पिछली जिंदगी को किसी भी तरीके से बदलना मुश्किल था। इस वजह से अनुराग को अब अपने आगे की जिंदगी बदलनी थी, और आगे की जिंदगी बदलने के लिए उसे बहुत सारे पैसे चाहिए थे, जिससे वो ऐशो आराम की जिंदगी जी सके, जिससे कि वो अपनी जिंदगी में हर वो खुशी, हर वो चीज पा सके, और आसानी से, जो चीज आज तक उसने कभी भी सोची भी नहीं थी। उसने एक दो बार अपनी किस्मत को सट्टा और जुए में भी आजमा कर देखा, लेकिन यहाँ पर भी उसकी किस्मत फेल ही हुई। वो जब जब इन चीज़ों में हाथ डालता, उसने जितने पैसे लगाए थे उससे ज़्यादा वो हार जाया करता था। उसके सर पे थोड़ा बहुत कर्ज भी अब आ चुका था। इसके वजह से वो काफ़ी परेशान रहने लगा था। उसको ऐसी ज़िंदगी तो बिल्कुल नहीं चाहिए थी। उसने अपने कॉलेज में यही सोचा था कि आगे चलकर कुछ ना कुछ अच्छा तो ज़रूर हो जाएगा, क्योंकि उसने अपने सारे दोस्तों की ज़िंदगी बिल्कुल से बदलती हुई देखी थी। कुछ के माता पिता जो कि पहले से ही पैसे वाले थे, उन्होंने तो अपने बच्चों की ज़िंदगी वैसे ही बदल दी थी, लेकिन कुछ जो कि अनुराग की तरह एक लोअर मिडिल क्लास से आते थे, उनकी भी किस्मत अब अच्छी अच्छी नौकरियां मिलने की वजह से बदल चुकी थी। लेकिन अनुराग की किस्मत वैसी की वैसी ही रह गई, बल्कि अगर कहें तो पहले से ज़्यादा बदतर हो चुकी थी। नौकरी के कुछ सालों बाद भी जब उसकी ज़िंदगी में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया, तब अब जो बदलाव आए थे वो ये थे कि उसके माता पिता जो अभी तक उसे हौसला दिया करते थे, वो अब उस हौसले की जगह पर अपने ही बच्चे को ताने दिया करते थे। अनुराग अब इन चीज़ों से काफ़ी परेशान हो चुका था। उसे जल्द से जल्द कोई रास्ता निकालना था। तभी अचानक एक दिन जब सुबह अनुराग की नींद खुली, तब उसे उसके घर के बाहर कुछ लोग बातें करते हुए सुनाई दिए कि अरे,
आपने सुना, वो 3-4 मकान छोड़कर जो वर्मा जी रहते थे, उनकी बेटी को किसी जिन ने पकड़ लिया था और वो उसे बहुत परेशान करता था। ऐसी ही बातों पर लोगों की बातें और उसके ऊपर बातें निकलती गईं। अनुराग को ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा था, क्योंकि आज से पहले अनुराग ने इन चीज़ों के बारे में कभी कुछ भी नहीं सुना था। अनुराग वहाँ धीरे से उन सब के पीछे जाकर खड़ा हो गया और उनकी बातें बहुत ध्यान लगाकर सुनने लगा। उसी में से कुछ लोगों ने ये भी कहा कि अगर जिन या ऐसी कोई बुरी शक्ति आपकी मदद करती है तो वो रातों रात आपको अरबपति भी बना सकती है। ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है, या फिर आप ऐसी कोई बड़ी शक्ति को साध लें तो हो सकता है। अब अनुराग ये सारी बातें सुन रहा था। थोड़ी देर में उनकी ऐसी बातें खत्म हुई और सारे लोग अपने अपने घरों की तरफ जा चुके थे, लेकिन अनुराग वहीं बुत बना खड़ा रहा और उन सब की बातें सोच सोच कर मन में काफी सारे विचार उसके अब आने लगे थे। वो ये सोचने लगा था कि काश मुझे भी ऐसी कोई शक्ति मिल जाती, या फिर कोई भूत प्रेत या जिन ही मिल जाते, जिससे कि मैं भी रातों रात अमीर बन जाता। लेकिन उसे ये पता था भगवान रातों रात तो शायद ही मिले, लेकिन शैतान अगर हम कोशिश करें तो रातों रात मिल सकते हैं। इस वजह से अनुराग का अब इन चीज़ों में मन लग चुका था, उसकी दिलचस्पी बढ़ चुकी थी, जिसके वजह से उसने अपने आसपास के लोगों से थोड़ी थोड़ी बातें करके बातों बातों में ये चीज़ें जानने की कोशिश करना शुरू कर दिया। इस सिलसिले में उसे हर तरह के लोग मिले। कुछ लोग ऐसे जिन्होंने कुछ छोटी मोटी जानकारियाँ भी दी, कुछ लोग ऐसे जिन्होंने ये बातें सुनते ही अनुराग का मजाक उड़ाया, और कुछ लोग तो ऐसे थे जिन्होंने इन चीज़ों का जिक्र करने से भी मना कर दिया। और तो और अनुराग को डांट डपट कर वहाँ से भगा दिया। जैसे जैसे अनुराग को इन चीज़ों के बारे में पता चलते जा रहा था, वैसे वैसे अनुराग की इन चीज़ों को पाने की इच्छा बढ़ती जा रही थी। वैसे भी कहते हैं, ऐसी शक्तियाँ जब आपको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए कुछ तरीका ढूंढती हैं, तो वो तरीके कोई भी हो सकते हैं। बस उन तरीकों के ही माध्यम से वो आप तक पहुंचकर आपकी ज़िंदगी में बहुत आसानी से तबाही मचा सकते हैं। यही शायद अनुराग के साथ भी होने वाला था। अनुराग को धीरे धीरे इन चीज़ों के बारे में पता चलता जा रहा था। उसने यही बात अपने ऑफिस के कुछ कलीग्स के साथ जानने की कोशिश की। ज़्यादातर सबने इन चीज़ों का मजाक उड़ाया, लेकिन उसमें से एक लड़का ऐसा था जिसने अनुराग को ये कहा, भाई टॉपिक तो तूने बड़ा इंटरेस्टिंग चुना है जानने के लिए। इन चीज़ों के बारे में जितना भी जान ले वो कम ही होता है, और तुझे सच में अगर इन चीज़ों के बारे में जानना ही है तो जा ना, यहाँ चौराहे पर जो लाइब्रेरी है उस लाइब्रेरी में जा। वहाँ पर जाकर उनकी बहुत सारी ऐसी किताबें मिलेंगी तुझे, तंत्र मंत्र साधना वाली, तो वो उन किताबों को जाकर पढ़। ऐसे हर किसी से पूछ कर तुझे क्या ही पता चलने वाला है। ये बात सुनते ही अनुराग की आंखों में अचानक से एक चमक आ गई, और अनुराग ने तुरंत उस लड़के से इस बात को रिकन्फर्म किया, और उस लड़के ने यही बताया, हाँ यार मैंने सुन रखा है, इस लाइब्रेरी में ऐसी बहुत सारी किताबें हैं और वहाँ बहुत आसानी से पढ़ने को भी दे देते हैं। बाकी तो लाइब्रेरी में अगर होंगी भी तो वो या तो मिलती नहीं है या तो पढ़ने के लिए इशू नहीं करते हैं। तो अगर सच में
तुझे इन बारे में जानना है तो यहाँ सबके साथ सर फोड़ने से अच्छा है तू वहाँ जाकर अपने मनपसंद की किताब चुन और चुनकर उसे पढ़ ले। तुझे बहुत सारी बातें पता चलेंगी और वो उस किताब में जो भी बातें लिखी होती हैं वो सच ही होती हैं। ये सुनकर अनुराग अब इतना ज़्यादा खुश था कि वो ऑफिस में रुकने को ही तैयार नहीं था, लेकिन फिर भी उसने जैसे तैसे वो दिन निकाल दिया। शाम को छुट्टी के वक्त उसे पता था लाइब्रेरी अभी 4 घंटे तक और खुली रहने वाली है। वो भागकर उस लाइब्रेरी में पहुंच चुका था। वहां पहुंचते ही उसने अपने मनपसंद की किताब चुनने की कोशिश की, लेकिन वहां इन शक्तियों को लेकर इतनी सारी अलग अलग किताबें थीं कि अब अनुराग देखकर परेशान हो चुका था कि उसमें से वो कौन सी किताब उठाए, कौन सी किताब को सबसे पहले पढ़ना और उसके बारे में जानना शुरू करे। यहाँ वो ये चीज़ें सोच ही रहा था कि तब तक अचानक एक ऐसी किताब वहीं से गिर गई और वो गिरते ही खुलकर उसके सामने आ गई। ये शायद कोई कोइंसिडेंस ही था, लेकिन अनुराग की नज़र जब उस किताब पर पड़ी तो उसने उस किताब को लपक कर सबसे पहले उठाया और उठाकर उसे ही पढ़ने का तय कर लिया। वो जब वहाँ पर गया तो उसने वहाँ पर वो किताब बैठकर पढ़ने के बजाय घर लेकर जाना ज़्यादा सही समझा। और तो और ऐसा किसी और के साथ होता था या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन अनुराग को बहुत आसानी से वो किताब घर ले जाने को भी मिल चुकी थी। अनुराग बहुत तेजी के साथ अपने घर के लिए आगे बढ़ चुका था और वो घर में आज पहुंचते ही फटाफट बिना किसी से कुछ बोले, बिना किसी से कोई बात किए तुरंत अपने कमरे में चला गया। उसने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और वो उस किताब को लेकर पढ़ने के लिए उसी वक्त बैठ गया। अनुराग जैसे जैसे वो किताब पढ़ता जा रहा था उसका इंटरेस्ट उन चीज़ों में और ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। वो किताब किसी और की नहीं पिशाचनी की थी और उसमें पिशाचनी सिद्ध करने को बताया गया था। उसमें ये बताया गया था कि अगर आप पिशाचनी को प्रसन्न और सिद्ध कर लेते हैं तो वो हर प्रकार से आपकी मदद करती है। आपको जो चाहिए, जैसे चाहिए वो चीज़ें वो खुद करके देती है। अनुराग को यही तो चाहिए था अपनी ज़िंदगी में। उसे वो किताब पढ़ते हुए ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अब उसकी ज़िंदगी की सारी मुसीबतें एक झटके में ख़त्म होने वाली हैं। उस किताब में ये बात भी साफ साफ लिखी हुई थी कि बिना किसी गुरु के मार्गदर्शन के आप ये सिद्धि करने की कोशिश ना करें। अब अनुराग के दिमाग में ये आ रहा था कि वो जल्दी से जल्दी कौन सा गुरु ढूंढ सकता है जो उसकी इन चीज़ों में मदद करे। इस वजह से अनुराग ने आज रात ही बैठे बैठे पूरी की पूरी किताब पढ़कर ख़त्म कर दी। रात में करीब 12 बजे के पहले ही वो पूरी किताब ख़त्म कर चुका था। अब उसे ये करना था कि अपने लिए जल्दी से जल्दी एक ऐसा गुरु ढूंढना था जिसकी मदद से वो ये सिद्धि कर सके। अनुराग को बिल्कुल भी सब्र नहीं था। इस वजह से वो रात के 12 बजे ही अपने लिए कोई गुरु ढूंढने के लिए घर से निकल पड़ा। घर से निकलकर काफ़ी दूर भटकने के बाद अनुराग को जब ये चीज़ संभव नहीं लगी तब अनुराग थक हार कर अपने घर वापस आ चुका था। अनुराग को ये तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो अपने लिए इस तरह के गुरु ढूंढे तो ढूंढे कहाँ से। वो बहुत परेशान हो चुका था। अब उसके हाथ में सॉल्यूशन था
लेकिन उस सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए एक ये जो छोटे से रास्ते का अड़ंगा था, उसको पार करना अनुराग के लिए बहुत ज़रूरी था। लेकिन अनुराग के कोशिश करने के बाद भी जब उसे ऐसा लगा कि उसे कोई गुरु मिलना बहुत मुश्किल है, तब अनुराग ने सोचा, क्यों मैं गुरु वुरु के चक्कर में पड़ रहा हूँ। वैसे भी इस किताब में सारी चीज़ें तो दी हुई हैं कि मुझे इस किताब से कैसे मदद लेकर ये साधना पूरी करनी है। तो क्यों मैं इन फालतू की चीज़ों में पड़ूं और क्यों मैं अपना टाइम वेस्ट करूं। मैं एक काम करता हूं, वैसे भी कल रात से ही ये जो मुहूर्त बता रहे हैं वो है, तो मैं कल रात से ही खुद ही क्यों नहीं ये साधना शुरू करता हूँ। गुरु ढूंढने पर वैसे भी तो मिलने वाले नहीं हैं, तो मैं क्यों ना इस किताब के मुताबिक बताई हुई जगह ढूंढने लगूं। शायद वो मुझे ज़्यादा आसानी से मिल जाए। तब मैं कल रात से ही अपनी ये साधना शुरू कर दूंगा। और ज़्यादा से ज़्यादा होना भी क्या है, या तो ये चीज़ सिद्ध नहीं होगी, या अगर होगी तो बात कैसे मनवाना है वो मैं बाद में देख लूँगा। अनुराग के मन में ऐसे ही कई सारे सवाल उठ रहे थे और उन सारे सवालों का जवाब अनुराग खुद ही अपने मन में खुद को दिए जा रहा था। अब अनुराग का दिमाग इस चीज़ को लेकर बिल्कुल क्लियर हो चुका था कि उसे अब अपने लिए किसी गुरु की तलाश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ इस किताब की मदद से इस किताब को पढ़ते हुए ये साधना पूरी कर सकता है। उस किताब में इस साधना को करने के लिए जो जगह बताई गई थी वो 3-4 जगह बताई गई थी। उसके अलावा ये भी लिखा गया था कि अगर ऐसी कोई जगह आपको नहीं मिलती या आप नहीं जाना चाहते हैं तो आप किसी एकांत जगह पर जाकर भी इस साधना को कर सकते हैं। लेकिन ये साधना आपको खुली जगह में ही करना है और ऐसी जगह में जहाँ ना आपको कोई देख सके, ना ही कोई आपकी साधना में बीच में विघ्न डाल सके। जो जगह लिखी गई थी वो जगह उसके लिए थोड़ी सी डरावनी थी। इसलिए अनुराग ने ये फैसला किया कि वो इस किताब की दी हुई किसी भी जगह पर जाने से बेहतर है कि किसी ऐसे खाली जगह पर, सुनसान जगह पर जाकर अपनी साधना शुरू करेगा। अगले दिन उसने दिन के वक्त में ही शहर के थोड़े बाहर की जगहों को देखना, घूमना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में उसे एक जगह का पता भी चल गया। वो जगह एक टूटा फूटा सा पुराना मकान जैसा था जिसकी छत गिर चुकी थी। थोड़ी बहुत दीवारें बची हुई थी। जो ऐसी जगह थी जहाँ पर दिन में भी देखकर ऐसा लगता था लोग यहाँ आने से कतराते होंगे। ये जगह देखते ही अनुराग को एक नज़र में ही पसंद आ गई। अनुराग ने इस जगह के बारे में और कुछ जानने की ज़रूरत ही नहीं समझी और अनुराग अपने घर पर पहुंच चुका था, क्योंकि ये साधना रात के 12 बजे से शुरू करनी थी और उसके घर पर उसके माता पिता हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 10:30 तक सो जाया करते थे। इसलिए उसे कुछ भी किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं लगी। उसने अपने माता पिता के सोने का इंतज़ार किया और जब वो दोनों सो चुके थे तब अनुराग धीरे से अपने कमरे से बाहर निकलकर घर के दरवाजे को खोलकर बाहर आ चुका था और उसने वहाँ से तुरंत उस जगह तक की दूरी तय कर ली थी जहाँ उसे बैठकर ये पूजा, ये साधना करनी थी। वो थोड़ी ही देर में उस जगह के सामने खड़ा था और उस जगह को देखकर अब रात के वक्त उसे थोड़ा डर तो लग रहा था, लेकिन उसे ये बात पता थी आपके मन में डर और भय नहीं आना चाहिए। इसलिए अनुराग ने
खुद को समझाते हुए कहा, डर मत अनुराग, डर मत, यहाँ डरने से काम नहीं चलेगा, हिम्मत रख, सब ठीक होगा। और वैसे भी ये साधना जैसे ही पूरी हो जाएगी उसके बाद तो ठीक नहीं, सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। उसने जैसे तैसे खुद के मन को समझाया और समझाकर उस टूटे फूटे घर के अंदर पहुंच चुका था। वहां पर उसने अपने साधना की तैयारी कर ली थी और साधना शुरू कर दी। साधना शुरू करने के मुश्किल से आधे घंटे के अंदर ही उसे काफ़ी अजीब अजीब सा महसूस होने लगा। इस किताब में ये बातें भी लिखी हुई थी कि अगर आप ये साधना करते हैं तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें महसूस होंगी, आपको डर लगेगा, वो चीज़ें शायद आपके साधना में विघ्न डालकर उसे रोकने की कोशिश करेंगी। क्योंकि अनुराग को ये बातें पता थी, उसे डर तो लग रहा था, लेकिन उसने ना तो अपनी आंखें खोली और ना ही उस साधना को रोका। वो साधना किए जा रहा था, उन मंत्रों का जाप करता जा रहा था जो मंत्र उस किताब में दिए हुए थे। उसके साथ ही वो बीच बीच में थोड़ी बहुत चीज़ें जो हवन कुंड में आहुति देने के लिए कही गई थी, वो आहुतियाँ भी देता जा रहा था। वो जब जब हवन कुंड में आहुतियाँ डालता, हवन कुंड की आग बहुत तेज और ऊंची उठने लगती थी। उस तेज रोशनी में उसे इतनी भयानक भयानक और अजीब अजीब सी आकृति अपने आसपास दिखाई दे रही थी, जो कि अब इतनी डरावनी लग रही थी कि अनुराग की आंखें बंद करने के बाद भी उसे वो आकृति साफ साफ बंद आंखों में भी दिखाई दे रही थी। अनुराग का डर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। उस पे वो डर अब इतना ज़्यादा हावी हो चुका था कि अनुराग मंत्र जाप करने में भी डर रहा था। उसके डर की कोई सीमा नहीं थी और अचानक अनुराग को ऐसा लगा जैसे उसके शरीर पर कई किलो का बोझ रख दिया गया है। अनुराग खुद को सीधे अवस्था में अब बैठा भी नहीं पा रहा था। धीरे धीरे उसके बदन में दर्द होना शुरू हो गया था। वो झुकता जा रहा था और जिस तरीके से वो झुक रहा था, लग रहा था जैसे उसका चेहरा हवन कुंड पर पड़ जाएगा। अनुराग की हालत खराब होती जा रही थी। फिर भी वो काफ़ी धीरे धीरे मंत्रों का उच्चारण कर ही रहा था कि अब उन उच्चारणों के साथ साथ उसे कई सारी आवाज़ें सुनाई देने लगी थीं। कई आवाज़ें चीखती चिल्लाती थीं और कई आवाज़ें उसके कानों में आकर अजीब अजीब बातें बोलकर उसे डराती थीं। अनुराग की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वो 3 बजने से पहले ही बेसुध होकर वहीं उसी ज़मीन पर गिर चुका था। अगले दिन सुबह जब अनुराग के माता पिता की आँख खुली, तब उन्होंने देखा उनका बच्चा घर पर नहीं है। उन्हें लगा जैसे अनुराग कहीं काम से गया होगा। उन्होंने कुछ देर तक तो इंतज़ार किया, लेकिन शाम हो चुकी थी, बल्कि रात होने वाली थी। अब भी अनुराग का कहीं कोई अता पता नहीं था। अनुराग का तो फ़ोन भी नहीं लग रहा था। माता पिता को अब काफ़ी चिंता होने लगी थी। वो भागकर पुलिस स्टेशन कंप्लेन लिखवाने के लिए पहुंच चुके थे। पुलिस वालों ने कंप्लेन तो दर्ज कर ली, लेकिन उन्होंने यही कहा कि वो अगले सुबह तक कोई एक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि गुमशुदा होने के कम से कम 24 घंटे के बाद ही कोई एक्शन लिया जा सकता है। और अगली सुबह तक भी अनुराग का कहीं कोई पता नहीं चला। तब उसके माता पिता वापस से वहाँ पहुँच चुके थे और उन्होंने पुलिस वालों से उनके बच्चे को ढूंढने का आग्रह किया। पुलिस वाले भी अब 24 घंटे पूरे होने की वजह से
तुरंत एक्शन में आ गए। उन्होंने अनुराग को ढूंढना शुरू किया। उनके लिए अनुराग को ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि उन्होंने अनुराग का फ़ोन ट्रैक किया और उसका जो लास्ट लोकेशन था उसके हिसाब से वो उस जगह पर पहुंच चुके थे। वहां पहुंचते ही उन्हें वो टूटा फूटा घर दिखाई दिया और जब वो उसके अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा अनुराग वहीं पर ज़मीन पर बेसुध सा पड़ा हुआ है। उन्होंने अनुराग की सांसें चेक की। अनुराग की सांसें अभी भी चल रही थीं। उसके शरीर पर किसी प्रकार के कोई घाव, कोई खरोंच कुछ भी नहीं था। पुलिस वालों ने उसे उठाकर पहले हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। डॉक्टर ने चेक करने के बाद बताया, हो सकता है किसी कमज़ोरी या किसी सदमे की वजह से वो बेहोश हो गया हो, लेकिन वो बिल्कुल ठीक है। आप सबको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ ही घंटों में उसे होश भी आ जाएगा। तो अगर आप चाहें तो होश आने के बाद या फिर पहले भी उसे घर लेकर जा सकते हैं। माता पिता ने अपने बच्चे के होश में आने तक का इंतज़ार किया। सच में अनुराग को 2 घंटे के अंदर ही होश आ चुका था। माता पिता ने अनुराग को बहुत प्यार से छूते हुए उससे उसका हाल चाल जानने की कोशिश की। पुलिस वाले भी कुछ सवाल जवाब करना चाहते थे, लेकिन अनुराग ने किसी भी सवाल का कोई जवाब देना उस वक्त सही नहीं समझा। पुलिस वालों ने उसे भी थोड़े वक्त के लिए अकेला छोड़ दिया। उन्होंने कहा, जब आपको ठीक लगे आप पुलिस स्टेशन में आकर अपना बयान दे देना। अब अनुराग अपने माता पिता के साथ अपने घर के लिए जा चुका था। घर पर पहुंचते ही माता पिता ने अपने बच्चे को कुछ खिलाने की कोशिश की। अनुराग भी खाना खाने के लिए बैठ चुका था। वो खाना खाना शुरू कर चुका था, लेकिन अनुराग जिस तरीके से खाना खाते जा रहा था और उसका खाना खाने का तरीका, उसका खाना खाने की स्पीड और जितनी क्वांटिटी में वो खाना खा रहा था, उसके माता पिता को ये चीज़ें काफ़ी अजीब लग रही थी। अब अनुराग खाना खाकर शायद उसका हो चुका था। इस वजह से अनुराग तुरंत किचन में पहुंच गया। वो सारी चीज़ें इधर उधर उठाकर फेंक रहा था, जैसे वो कुछ ढूंढ रहा हो। तभी उसे वहाँ पर दूध का एक पतीला मिला, जिसमें दूध लगभग 1.5 लीटर था। अनुराग ने करीब करीब 30 रोटियां खा ली थी। 30 रोटियां खाने के बाद 1.5 लीटर दूध उसने वैसे ही पतीले को डायरेक्ट उठाकर मुंह से लगा लिया और गट गट करके पीने लगा। इतना खाना खाने के बाद इतना सारा दूध कुछ सेकंड्स में ही उसने खत्म कर दिया था। ये चीज़ें उसके माता पिता को काफ़ी अजीब लग रही थीं, लेकिन उन्होंने अनुराग से कुछ भी जानने की कोशिश उस वक्त तो नहीं की। अब अनुराग चुपचाप अपने कमरे के अंदर जा चुका था। उसके कमरे के अंदर जाने के मुश्किल से 20 मिनट बाद ही उसके कमरे से अजीब अजीब तरह की आवाज़ें आने लगी। लग रहा था जैसे कोई गुर्रा रहा है, कोई चिल्ला रहा है। अब ये आवाज़ें जब माता पिता के कानों तक पहुंची, वो भागकर अनुराग के कमरे में पहुंच चुके थे। अनुराग के कमरे में पहुंचने के बाद उन्होंने देखा अनुराग ज़मीन पर बैठा हुआ अजीब तरीके से हिल रहा है और ये गुर्राने की और अजीब अजीब सी भयानक आवाज़ें अनुराग ही निकाल रहा था। माता पिता को अनुराग को ऐसा करते देखकर अब डर लग रहा था, क्योंकि अनुराग बहुत ही अजीब तरीके से उन दोनों के तरफ घूर रहा था, ऐसे जैसे वो उन दोनों को एक झटके में खा जाएगा। अनुराग को खाना खाए मुश्किल से 20 मिनट ही हुआ था, लेकिन अनुराग ने फिर से खाना खाने की मांग की
उसने कहा उसका पेट अभी भी नहीं भरा है। लेकिन माता पिता ने ये कहकर टालने की कोशिश की कि घर पर जितना उन दोनों के हिस्से का भी खाना बना था, वो खाना भी वो अकेले खा चुका है। अनुराग कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं था। अनुराग बहुत बुरी तरीके से अपने माता पिता को घूर रहा था, गुर्रा रहा था, अजीब अजीब सी आवाज़ों में चिल्ला रहा था। माता पिता के खाने के लिए मना करते ही अनुराग का गुर्राना, उसका चिल्लाना इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि मोहल्ले के 3-4 घरों तक उसकी ऐसी आवाज़ें अब पहुंच रही थीं। अनुराग के पड़ोस में जो एक पड़ोसी रहते थे, वो सच में इन लोगों के काफ़ी अच्छे दोस्त थे। इस वजह से वो तुरंत वहाँ पहुँच चुके थे और उनके वहाँ पहुँचते ही जब उन्होंने अनुराग की ऐसी हालत देखी, तब उन्होंने उसके माता पिता को ये कहा, ये आपका बेटा नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से ये कर रहा है, अभी कुछ दिन पहले हमने बताया था ना, यहाँ से कुछ घर छोड़कर एक लड़की पर एक जिन का साया आया था। वो भी ऐसी ही अजीब अजीब हरकतें कर रही थी। लगता है अनुराग के साथ भी ऐसा ही कुछ हो गया है। आप बिल्कुल देरी ना करें। जिन्होंने उस जिन को हटाया था, आप कहिए तो मैं तुरंत उनको बुलाकर लेकर आता हूँ। ये बात सुनते ही अनुराग के माता पिता ने भी इन चीज़ों के लिए मना नहीं किया और उन्होंने हामी भर दी। पड़ोसी भी तुरंत भागकर उन बाबा जी को बुलाकर मुश्किल से आधे घंटे में वहाँ पर आ चुके थे। बाबा जी जब वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने अनुराग से मुश्किल से 5 मिनट ही बात करने की या फिर उसके ऊपर के आत्मा को उतारने की कोशिश शुरू ही की थी, तभी वो वहाँ से अपना बोरिया बिस्तरा लेकर एक झटके में उस घर के बाहर आ चुके थे। उनके घर से बाहर निकलते ही अनुराग के माता पिता और उनके पड़ोसी बाबा जी के पीछे पीछे घर के बाहर आ गए और उन्होंने हाथ जोड़ते हुए कहा, क्या हुआ बाबा जी, हमारा बेटा ठीक हो गया क्या? अब कोई मुसीबत नहीं है? इस पर बाबा जी ने उन सब की तरफ देखते हुए कहा, क्या चाहते हो तुम लोग? मेरी भी जान चली जाए? इसके ऊपर कोई एक आत्मा नहीं है। ये पता नहीं कहाँ से लग रहा है जैसे दुनिया भर की सारी काली शक्तियों को इकट्ठा करके लेकर आया है अपने साथ। तुम्हारा बेटा तो अब बच नहीं सकता। ये नामुमकिन है कि वो बच जाए। और मैं क्या, मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर का उतारा कोई भी कर सकने में सक्षम है। वैसे भी जहाँ तक मुझे समझ में आया, इसने खुद इन शक्तियों को अपने ऊपर बुलाया है। कैसे क्या, ये सब मुझे नहीं पता। अब तुम जानो और तुम्हारा बेटा जाने। इतना कहकर वो बाबा जी वहाँ से जा चुके थे। बाबा जी की बातें सुनकर वहाँ चारों लोग जो खड़े थे, उनके होश उड़ चुके थे। बाबा जी ने जो बातें बताई, इससे पहले घर के आगे थोड़ा बहुत लोगों का जमावड़ा लग चुका था, लेकिन बाबा जी की बातें सुनते ही वो जमावड़ा वहाँ से एक झटके में गायब भी हो चुका था। अब अनुराग के माता पिता कुछ भी समझ पाने में सक्षम नहीं थे कि वो करें तो क्या करें। पड़ोसी भी अच्छे तो बहुत थे, मदद भी करना चाहते थे, लेकिन बाबा जी की बात सुनकर अब डर तो उन्हें भी लग रहा था। उन्होंने भी ये कहकर इस बात को टाल दिया कि हम सुबह किसी और बाबा को ढूंढकर अनुराग का इलाज करवाने की कोशिश करेंगे। अभी हम चलते हैं। और वो भी वहाँ से चले गए। अब अनुराग पहले से ज़्यादा अग्रेसिव दिख रहा था। वो खुद के ही शरीर को पूरी तरह से नोच रहा था, खसोट रहा था। जब उसके माता पिता घर के अंदर पहुँचे तो उन्होंने देखा ज़मीन पर एक आँख पड़ा हुआ है और उन्होंने अनुराग के चेहरे की तरफ देखा
तो वो आंखें किसी और की नहीं, अनुराग की ही थीं, जो शायद उसने खुद ही नोच कर निकाल ली थीं, क्योंकि उसकी उंगलियों में बहुत सारा खून लगा हुआ था। ये नज़ारा देखकर अनुराग के माता पिता अब इतना ज़्यादा डर चुके थे कि वो करते भी तो क्या करते। वो अपने बच्चे के पास जा नहीं सकते थे और उसे छोड़कर वहाँ से हट नहीं सकते थे। उन्होंने अपने बच्चे को बार बार कुछ कुछ बातें बोलकर समझाने की कोशिश करना शुरू किया। तभी अनुराग ने अपने पिता के ऊपर हमला कर दिया और थोड़ी ही देर में वो अपने पिता का आधा शरीर खा चुका था। ये नज़ारा उसकी माँ वहीं सामने बैठकर देख रही थी। वो पत्थर की हो चुकी थी। वो चाह कर भी वहाँ से ना तो हिल पा रही थी, ना चीख चिल्ला पा रही थी। और अगली सुबह वहाँ का नज़ारा लोगों का दिल दहलाने के लिए काफ़ी था। वहाँ पर अनुराग के माता पिता की आधी खाई लाशें पड़ी हुई थीं और अनुराग के जिस्म के कुछ ही टुकड़े वहाँ पर नज़र आ रहे थे। रात भर में ही उस घर का माहौल और उस घर का बनावट पूरी तरह से बदल चुका था। उस घर के वजह से धीरे धीरे कुछ समय में वो पूरा का पूरा मोहल्ला खाली हो चुका था, क्योंकि इन तीनों की मौत के बाद ये आत्माएं शांत नहीं हुई थीं, क्योंकि वहाँ पर अनुराग खुद उन आत्मा को बुलाकर अपने साथ लेकर आया था। तो उन्होंने अब वो जगह बदल दी थी। जिस जगह पर अनुराग अपनी साधना करने के लिए गया था, कहा जाता था कि वो जगह हॉन्टेड थी। उस जगह पर एक नहीं, कई सारी आत्माओं का वास था और अनुराग ने उसी जगह को चुना अपनी साधना के लिए, वो भी बिना गुरु के मार्गदर्शन के, जिसकी वजह से वो साधना नहीं कर पाया और उस जगह पर ही बैठकर काली शक्तियों को बुलाने के वजह से उस घर की बहुत सारी आत्माएं और तो और आसपास की भी जितनी आत्माएं उस वक्त उस जगह पर मौजूद थीं, उन सारी आत्माओं ने उस समय के लिए अनुराग के शरीर को अपना घर बना लिया। और जब अनुराग चलकर अपने घर तक आया, तब उन्होंने अनुराग के घर को ही अपना नया घर समझ लिया, जिसके वजह से उन्होंने उस घर में तो तबाही मचाई ही, लेकिन इतनी सारी काली शक्ति और काली आत्माएं जिस जगह पर हों, उस जगह के आसपास भी लोगों का रहना और रुकना मुश्किल हो जाता है। अनुराग का पूरा परिवार खत्म होने के बाद वहाँ पर मौत का तांडव सा जैसे मचने लगा था। शाम होने के बाद ही लोग डर के वजह से अपने घरों से निकलने में सक्षम नहीं थे, जिसके वजह से मुश्किल से 1 महीने के अंदर अंदर ही वहाँ से लोगों ने अपने घर छोड़कर भागना सही समझा। कुछ ही समय में वो पूरा का पूरा इलाका वैसे ही बंजर सुनसान हो चुका था, जहाँ से अनुराग इन आत्माओं को उठाकर अपने साथ लेकर आया था। आज उस पूरे इलाके में उन काली शक्तियों का ही वास है और अब वो इलाका शहर के इतने ज़्यादा नज़दीक होने के बाद भी शहर से बिल्कुल अलग थलग सा हो गया है। तो आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मुझे आप सबके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और थैंक यू सो मच मेरे उन सारे दोस्तों को जो हमेशा टाइम टाइम पर मुझे अपना फीडबैक देते रहते हैं। इससे मेरी हिम्मत काफ़ी बढ़ती है और मुझे पता चलता है कि आप सब
मुझसे कितना प्यार करते हैं, जिसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब हमेशा अपना प्यार और सपोर्ट मेरे साथ ऐसे ही बनाए रखें। और अगर आप सबके पास आपकी ऐसी कोई कहानी हो जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए ईमेल आईडी या इंस्टा आईडी पर आप हमें आपकी वो कहानी भेज सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।